हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूं जो कि जूनियर रेडी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और ये मॉक टेस्ट है 11। इससे पहले मैं 10 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं, तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉक टेस्ट जूनियर रेडी शिक्षक भर्ती की, और उसमें उन 10 मॉक टेस्टों को करिए और देखिए कि आप उसमें कितने नंबर लेके आते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि आज की वीडियो में क्या था, कैसे प्रश्न थे। ठीक है, तो आप उनका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में ये है कि पारस्की तंत्र में एक कोसी स्तर से दूसरी कोसी स्तर में जो स्थानांतरण होता है उससे ऊर्जा की मात्रा में क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ भी सकती है, घट सकती है। तो देखिए एक बात बता दें, ये पर्यावरण में बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है कि अगर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं, तो एक स्तर से अगर दूसरे स्तर में जाते हैं तो हमेशा ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा घटती है। तो ये एक तो ऊर्जा पोषण ऊष्मा गतिकी का एक नियम भी है। उसमें ये कहा भी गया है कि अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाते हैं तो हमेशा ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में संबंधित है। जो कि जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण में संबंधित है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या नीला हरित शैवाल। तो देखिए जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण में जो संबंधित है वो है नीले हरित शैवाल। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को नहीं लेते। ठीक है, उनको लेने के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो जो कि मृदा में होता है। इसी तरीके से जो नीले हरित शैवाल है, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, जलीय पौधों का एक समूह है। ये क्या है, जलीय पौधों का एक समूह होता है। और साथ ही साथ ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है नीले हरित शैवाल कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। और ये करते क्या है कि ये जो धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि को संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि धुआं, जिसको आप कहते हैं स्मॉग, आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग जो है SMOG, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो स्मोक माने आप जानते ही हैं जो धुआं निकलता है, फॉग माने जो कोहरा आपका होता है। तो इन दोनों से मिलके बना हुआ है, और जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड इसमें प्रमुख घटक रूप में होते हैं। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। तो फोर्थ का ऑप्शन सही है। नीति आयोग जो है वो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक संस्था के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में जो संचरण है वो निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो इसका ऑप्शन सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण करता है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटना घटित होती है। त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुला का लोब खत्म हो जाता है, मतलब बुलबुला ही खत्म हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सीधी सी बात है, एक अगर साबुन का बुलबुला है और इसको अगर आप आवेशित करते हैं तो सीधी सी बात है कि बुलबुले का क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो कि इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का या मच्छर का। तो देखिए रक्त हम लोग जानते हैं, हमारे ब्लड का रक्त, मतलब हमारा जो रक्त होता है उस रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीम सॉरी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब ऐसा कौन सा जीव है जिसका रक्त जो है वो सफेद रंग का होता है, अर्थात ये कह सकते हो रंगहीन होता है। तो ऑप्शन जो है 7 का बी पार्ट, अर्थात तिलचट्टे का रंग जो होता है वो सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। दालों के साथ, चावलों के साथ, गेहूं के साथ या गन्ना के साथ। तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही है। जो दलहनी फसलें होती हैं, दालें जो होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। ठीक।
नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब जो इसका सही आंसर नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, एस्पार्टेम जो है वो संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, और रेयान जो है वो रूपांतरित स्टार्च है। तो आपको मैं बता दूं कि ये रेयान जो है वो स्टार्च नहीं है, रेयान जबकि क्या है, एक प्रकार का फाइबर है। ठीक है, ये एक प्रकार का फाइबर है, ठीक? तो यही इसका ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, 10, 11 और 12। तो धन विधेयक से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो 110 एक में है। साथ ही साथ इस धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की संस्तुति से इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में केवल और केवल इस पर मंथन के लिए, विचार विमर्श करने के लिए इसे भेजा जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 में किस पार्टी का निर्माण किया है? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, नौजवान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक और स्वराज पार्टी। तो इन्होंने जो है वो किसकी पार्टी का स्थापना की है? तो 11 का ऑप्शन जो है वो सी पार्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने दोनों ने मिलकर की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 20 मार्च 1919, 1 अप्रैल 1919, 1 मई 1919। तो बहुत फेमस घटना है, तो सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुई थी, जो कि पंजाब के अमृतसर शहर में हुई। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये कई बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है और इसलिए अच्छा प्रश्न है कि ओजोन, ध्वनि प्रदूषण से, वैश्विक तापन से या वायु प्रदूषण से। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपके किससे संबंधित है? ओजोन की परत के क्षरण से संबंधित है। और ये प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में हस्तांतरित हुआ था और जो कि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। ओजोन के बारे में आप जानते हैं, O3 इसका रासायनिक सूत्र है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये जो परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन, और ये करती क्या है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती तक आने पर रोकती है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, मैसूर में, नई दिल्ली में या शिमला में? तो ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? मनरेगा को, पहल को या NSAP को या कोई नहीं? देखिए मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP गरीब जो इसमें जो कह रहे हैं आप, कहने का ना मतलब जो गिनीज बुक में दिया गया है वो ये पहल योजना, और ये पहल योजना मंत्रालय द्वारा शुरू हुई है, जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक, और व्यापक स्तर पर ये देश में फैली। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे के लिए कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो ये जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, ये गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या कोई नहीं? तो इसको कहा जाता है, बताइए ऑप्शन क्या सही है? ए पार्ट सही है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म अथवा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या 30 दिन? तो इसका ऑप्शन सही है, आपको 21 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा जन्म का या मृत्यु का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मिड डे मील जो कि मध्याह्न भोजन योजना है, ये कब से प्रारंभ की गई? 91, 92, 95 या 99? तो हम आपको बता दें 15 अगस्त 1995 से इस मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? वाजसैनी, मैत्रायणी, तैत्रीय या काठक? तो देखिए यजुर्वेद जो है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो शुल्क यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, और शुल्क यजुर्वेद की संहिता को वाजसैनी कहते हैं। तो ऑप्शन ए पार्ट इसका सही है। अगला प्रश्न, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल के, अशोक के,
हर्षवर्धन के या कनिष्क के? तो ये जो हाथी गुम्फा है ये खारवेल के शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागौर या लखनिया? तो देखिए इसके बारे में बता दूं, सबको पता है कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो एक तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट है आदमगढ़ पुरा स्थल, और राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है ये बागौर, वहां से मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? काजीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या बनावली? तो देखिए कालीबंगा जो है ये तो है राजस्थान में, ठीक, और ये जो लोथल है ये है आपका गुजरात में, और ये जो आलमगीरपुर है यही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के ये कहां पर है? मेरठ में। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सही है सी पार्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? सारनाथ के, पेश नगर में लेख में, अयोध्या लेख में, या हम्पी हाथी गुम्फा लेख में? तो बता दें आपको इसका उल्लेख मिलता है जो पुष्यमित्र सिंह के जो 2 अश्वमेध यज्ञ हैं अयोध्या लेख में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? अयोध्या लेख में मिलता है। और थोड़ा सा बता दें ये जो पुष्यमित्र सिंह है ये पुष्यमित्र सिंह अंतिम मौर्य शासक जो थे बृहद्रथ उनके सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा जो है वो बनाती है भारत और चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? तो इसका सही ऑप्शन ये है कि जो मृदा से संबंधित है वो है एडेपिक, और बता दें कि मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को एडेपिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, केरल की या गुजरात की? तो सबको पता है सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, और भारत की टोटल समुद्र की रेखा 7516.6 किलोमीटर है, और जिसमें से 9 राज्य इसमें तटीय राज्य लगते हैं, और गुजरात की सबसे लंबी है। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? इसका मतलब पूर्वी घाट से निकलती है। गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम? तो ये जो ताप्ती है ये पश्चिमी घाट से ना निकल के पूर्वी घाट से निकलती है और पश्चिम में गिरती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला, कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल या महाराष्ट्र? तो इसका ऑप्शन सही है केरल, और यहाँ पर लगभग आप ये समझ लीजिएगा कि भारत की 70% इलायची का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में जो बाघ परियोजना कब से शुरू की गई? 1968 से, 73 से, 84 से या 93 से? तो बाघ परियोजना का जो शुभारंभ है वो जंग बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया, और ये 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुई। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि? तो देखिए मानव जनित जीवों जो है वो कौन है? फसली भूमि, जबकि और सभी जो तंत्र हैं वो प्राकृतिक जीवों में, वो मानव ने नहीं बनाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या राजीव कुमार? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं कि इसका उपाध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, जो कि योजना आयोग के बदले पर स्थानांतरित हुआ है, और वर्तमान में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो सृजन हुआ था वो 1953 में हुआ, लेकिन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग बन गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र संविधानेतर संस्था है? यूपीएससी जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग? तो संविधानेतर जो संस्था है वो ऑप्शन के आधार पर अगर आप कहें तो 34 का जो ऑप्शन है वो डी पार्ट, नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग जो है किसकी संस्तुतियों से संबंधित है?
राजस्व का वितरण के लिए, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों के लिए, संसद की सदस्यता के लिए, या केंद्र राज्य संबंध के लिए? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो डी पार्ट इसका ऑप्शन सही है, केंद्र राज्य संबंध के लिए ये सरकारी आयोग है। इसके बाद लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा फुले को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो देखिए गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है, और ये है कौन? ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, या साइमन ने? तो इनको जो है माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो काम 50,000 हथियार बंद सैनिक नहीं कर सकते वो महात्मा गांधी ने अकेले कर देखा है। ठीक है, इसलिए इनको बाउंड्री फोर्स कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि करंट से संबंधित है, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, और इसका मुख्य विषय क्या था? माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ग्राहक संरक्षण, या ग्राहक सेवा? तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही है, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया है? राहुल भटनागर, सोमेश अग्रवाल, एस एन सुब्रमण्यम, या दीपक वर्मा? तो 39 का ऑप्शन सही है कि एनएससी जो है वो एस एन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न कि 8 से 21 फरवरी 2021 को भारत और अमेरिका के जो सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास 2020, तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, या ज्वाइंट बेस लुइस मैककार्ड वाशिंगटन में, या चेवटिया उत्तराखंड में, या महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में? तो इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान क्या है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में आपको स्थान बताना है, तो 111वां स्थान प्राप्त किया भारत में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप जो है, अगला प्रश्न इस तरीके से है कि हाँ ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 42 कि 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व जो आदि महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, कोलकाता में, रांची में, या भुवनेश्वर में? तो 42 का ऑप्शन जो है वो ए पार्ट सही है, नई दिल्ली में यह उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या तमिलनाडु? तो 43 का ऑप्शन सही है, बी पार्ट हरियाणा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है कि मछली ये संबंधित है साल्क से, तो आलू किससे संबंधित है? पंख से, पत्ते से, लोम, चर्म से, या त्वचा से? भालू, सॉरी भालू मैं कह रहा हूँ, आलू, भालू। बताइए भालू किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सही है, जिस प्रकार मछली का शरीर सल्क से ढका होता है उसी प्रकार भालू का शरीर लोम, चर्म से ढका होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कि 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची चलाई जाने पर कपड़ा 1-1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा? बताइए कैंची कितनी बार चलानी होगी? तो सीधी सी बात है, एक कम चलानी होगी, 11 बार का चलाने पर 2 हो जाएंगे। तो कितना ऑप्शन कौन सही होगा इसका? 12, 10, 11 या 9? तो ऑप्शन सही है सी, 11। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म बताना है, बछेड़ा, मुर्गी, मेमना, या सशक? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए बछेड़ा, मेमना एवं सशक क्रमशः गाय, भेड़ और बकरी के बच्चे हैं, जबकि जो मुर्गी है वो वयस्क पक्षी है। तो आप ये कह सकते हो इसका भिन्न कौन है? मुर्गी, और सब छोटे बच्चे हैं। जो भिन्न हो वो बताइए, जनवरी, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर? तो आपको पता है कि जनवरी और मई भिन्न बताना है आपको। ठीक है, तो आप दिन के हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो है अप्रैल और जून दोनों ही 30-30 दिन के हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला तो भिन्न यही हुआ, बी पार्टी। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी में 4:30 पे यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? दक्षिण में, उत्तर में, उत्तर पूर्व में, या दक्षिण पश्चिम में? तो आप कुछ नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से आप घड़ी बनाए, ये 12 हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, और ये 9 हो गए। अब वो कह रहा है कि 4:30 बज रहे हैं,
तो 4.5 का मतलब ये यहाँ पर होगी, ये यहाँ पर होगी मिनट की सुई। और अब अगर उसने, आप ये कह लीजिए ये क्या होता है पूर्व, और ये क्या है पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये क्या हो गया दक्षिण। तो उसने कह दिया कि अगर मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, तो अगर ये जो है वो ये पूर्व है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि तो घंटे की सुई, अच्छा सॉरी मिनट की, ये अगर पूर्व है तो आपको घंटे की सुई ये बतानी है। तो सीधी सी बात है कि मिनट की सुई अगर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर होगी। कहाँ पर होगी? उत्तर और पूर्व की ओर होगी वो, फिर ये वाली होगी, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? उत्तर पूर्व, सी पार्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है कि किसी को कोड व्यवस्था में एप्पल को अगर इस तरीके से कहा जाए तो दिल्ली को जो है क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं कि इनमें अगर ए के बाद बी सी और फिर बी सी डी मतलब 3 जोड़े तो ई बन जा रहा है। इसी प्रकार से पी में जोड़े तो टी बन जा रहा है। इसी प्रकार से पी में जोड़े टी, एल में अगर जोड़ा तो पी बन गया, और ई में जोड़ा तो आई बन गया। तो आप जोड़ते जाइए डी में अगर, तो डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऑप्शन इसका कहाँ पर है? ऑप्शन आप समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन इसका सी पार्ट सही है ना। और लास्ट प्रश्न है कि 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, कोलकाता में, वाराणसी में या बंगलुरु में? तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है, बंगलुरु में हुआ है। और इसका जो थीम थी वो भी मैं बता दूं, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। तो इस तरीके से आपने आज क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको आपको अपना आकलन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन कितने नंबर बनते हैं, क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।